तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग आर्किटेक्चर के बारे में। नाउ आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही है जिसके अंदर यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे एक SRC डायरेक्टरी है एंड देन इसके अंदर यहाँ पे एसेट्स है, कंपोनेंट्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, देन लेआउट्स है, पेजेस है, राउटर है, सर्विसेज है एंड मिडलवेयर है। नाउ आप मुझे अभी ये बताइए कि क्या आपने कुछ इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है? डेफिनेटली आपने 99% केसेस के अंदर यहाँ पे ये वाला जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वही आपने यूज किया होगा, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पेजेस जो होते हैं, लेट्स से कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई लॉगिन पेज है तो आप उस पेज को यहाँ पे अपने पेजेस के अंदर रखेंगे। देन अगर आप कोई डैशबोर्ड यहाँ पे बना रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल लेआउट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक डैशबोर्ड लेआउट हो सकता है, आपका एक लॉगिन लेआउट हो सकता है। तो वो जो सारी फाइल्स होगी वो आप इस लेआउट फोल्डर में रखेंगे। देन उससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे, फॉर एग्जांपल आपके केस में यहाँ पे हो सकता है नेव बार या फिर हो सकता है लॉगिन फॉर्म, तो ये जो सारे रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं वो आप अपने इस कंपोनेंट्स फोल्डर में रखते हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल ओवरव्यू ये है कि आप कुछ इस तरह का अगर फोल्डर स्ट्रक्चर अपने React.js प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपकी जो फाइल टाइप होगी, यानी कि अगर वो कंपोनेंट है तो आप उसको कंपोनेंट फोल्डर में रखेंगे, अगर वो लेआउट है तो आप उसको लेआउट फोल्डर में रखेंगे, अगर वो पेज है तो आप उसको पेज फोल्डर में रखेंगे। तो इस तरह के फोल्डर स्ट्रक्चर में आप अपने फाइल टाइप के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि ये वाली जो फाइल होगी वो किस फोल्डर में जाएगी। अभी ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो यूजुअली छोटे एप्लीकेशंस के लिए तो बहुत ही सही है, लेकिन आप ऐसा सोचे कि अगर आपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक बड़ा सा एप्लीकेशन क्रिएट किया है एंड देन आप क्या करें, उस एप्लीकेशन की जो गिटहब रिपोजिटरी है उसको आप किसी डेवलपर को एक्सेस दे रहे हैं, बिकॉज आप चाह रहे हैं कि वो जो अभी आपका जो डेवलपर है जिसने कभी भी इस कोड के ऊपर काम नहीं किया वो इस प्रोजेक्ट को समझे एंड देन उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करे। तो आप जैसे ही इस कोड को यहाँ पे अपने डेवलपर के साथ शेयर करेंगे और वो जैसे ही इसको देखेगा तो आपको क्या लगता है, इस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसको ये हाई लेवल आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे जो कि इम्प्लीमेंटेड है। आप जरा सोचिए इसके ऊपर, क्या आपको लगता है कि इस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखने के बाद उसको थोड़ा सा भी आइडिया आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है? देखिए, ये आइडिया लगा पाना बहुत ही मुश्किल है और ये और भी मुश्किल होता जाएगा अगर ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही बड़ी है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर है, इसे हम फीचर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर यहाँ पे हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं बाय फीचर। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यहाँ पे हम बाय फाइल टाइप फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बाय फीचर फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और हर एक फीचर के अंदर आप यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फोल्डर स्ट्रक्चर है उसके जो फोल्डर्स है वो यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो ये चीज कैसे काम करेगी वो भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे और मैं आपको यहाँ पे एक डमी फोल्डर स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा जो कि स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। और अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि ये स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या है, तो देखिए स्क्रीमिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है। स्क्रीमिंग वर्ड का सिंपल मीनिंग है चिल्लाना। तो आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करके बनेगा वो आपके डेवलपर्स को, चाहे वो नया हो या फिर पुराना डेवलपर हो, उसको ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई इसके अंदर ये वाला फीचर है। जैसे ही वो यहाँ पे फीचर फोल्डर को ओपन करेगा तो उसको ये आइडिया आएगा कि इसके अंदर ऑथेंटिकेशन है, इसके अंदर यूजर्स है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें यहाँ पे इसको आइडिया अपने आप ही लग जाएगा और एक हाई लेवल ओवरव्यू उसके दिमाग के अंदर क्रिएट होगा जिससे वो आसानी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकेगा। और अगर उसके पास कोई काम एलोकेट होता है, फॉर एग्जांपल उसको यूजर्स के अंदर कुछ चेंज करना है, तो वो क्या करेगा, सिंपली फीचर्स के अंदर जाएगा, देन यूजर्स में जाएगा एंड सिंपली वहां पे जाके अपना जो काम एलोकेट हुआ है उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में हाई लेवल ओवरव्यू तो ले लिया है और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम चलेंगे VS कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया है एंड देन यहाँ पे हम चलेंगे SRC फोल्डर के अंदर। नाउ इस फोल्डर से ही सारी गेम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक यहाँ पे फोल्डर बनाना है जिसका नाम है फीचर्स। अभी यहाँ पे ये जो फीचर्स फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पे अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक ऑथेंटिकेशन का फीचर है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे फोल्डर हो सकता है। और देन यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के अंदर लेट्स से कोई
दूसरा फीचर है जैसे कि यूजर्स, तो यहाँ पे हो सकता है यूजर्स का फोल्डर। अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर जो हमने फीचर ऐड किया लेट्स से ऑथेंटिकेशन, तो इस ऑथेंटिकेशन फोल्डर के अंदर यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स हो गए। जैसे कि इस ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो यहाँ पे हम जो ऑथेंटिकेशन के अंदर जो हैंडल करते हैं चीजें, वो होता है लॉग इन, देन होता है लॉग आउट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल वे यूज कर रहे थे जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स, पेजेस, सर्विसेज, ये सारे फोल्डर्स क्रिएट करते थे, तो अभी ये वाले जो फोल्डर हो गए वो हम इंडिविजुअल फीचर्स के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर हो सकता है कंपोनेंट्स, देन यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर हो सकता है जो कि है पेजेस, फिर यहाँ पे एक और फोल्डर हो सकता है जो कि है हुक्स, देन यहाँ पे हमारा फोल्डर हो सकता है लेट्स से इंटरफेसेस। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक और फोल्डर हो सकता है जिसका नाम है स्टोर्स, देन यहाँ पे हो सकती है हमारे पास सर्विसेज, फिर यहाँ पे हो सकता है स्कीमा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम ये फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। और अभी मैं क्या करूंगा, आपको सब फोल्डर्स के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ये जो कंपोनेंट्स फोल्डर है इसके अंदर हम यहाँ पे यूजुअली हमारे जो छोटे छोटे कंपोनेंट हो गए जो कि ऑथेंटिकेशन फीचर से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल हो सकती है जिसका नाम हो सकता है लॉगिन form.tsx। तो ये जो लॉगिन फॉर्म का जो कंपोनेंट होगा वो हम यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। देन यहाँ पे ये जो बुक्स फोल्डर है इसके अंदर लेट्स से हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं यूज auth-store.ts। तो ये जो हमारा हुक होगा वो हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हुक क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने डिफरेंट फीचर्स के अंदर यूज कर पाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि React.js के अंदर हम मल्टीपल हुक्स क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ये फोल्डर हम यूज में ले सकते हैं। देन यहाँ पे हम इंटरफेसेस यूज कर सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और फाइल हो सकती है login interface.ts। देन यहाँ पे पेजेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमारा हो सकता है login page.tsx। उसके बाद ये स्कीमा, तो इस स्कीमा के अंदर हम यहाँ पे अगर हम जैसे कि जॉर्ज जैसी लाइब्रेरीज का यूज करते हैं तो वहां पे हम वैलिडेशंस करते हैं जो भी यूजर यहाँ पे डेटा एंटर कर रहा है। तो उस तरह की जो चीजें होती है वो इस स्कीमा के अंदर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल हो सकती है login schema.ts। उसके बाद ये जो सर्विसेज फोल्डर है वहां पे हमारी हो सकती है login service.ts। और ये सर्विस जो होती है वो बेसिकली हमारा एपीआई के साथ जो हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन का जो कम्युनिकेशन होता है वो सारा कोड हम इसके अंदर रखते हैं। उसके बाद ये जो स्टोर्स फोल्डर है इसके अंदर हमारा जो स्टैंड जैसी लाइब्रेरीज होती है जो कि हमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती है उसका कोड हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से हो सकता है auth-store.ts। एंड ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो ऑथेंटिकेशन फोल्डर है उसके अंदर हमें एक एंट्री पॉइंट फाइल बनानी होती है जिसका नाम हम देते हैं index.ts। अभी इसको मैं थोड़ा आपको टेक्निकली भी बताता हूँ कि ये जो index.ts फाइल है इसको हम पब्लिक एपीआई बोलते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जो फाइल्स है इसको हम प्राइवेट फाइल्स बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे होगा क्या कि लेट्स से ये ऑथेंटिकेशन फीचर है इसकी अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारे यूजर्स के अंदर तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो फाइल्स है जैसे कि यहाँ पे ये हुक वाला फोल्डर है जिसके अंदर हम यहाँ पे यूज ऑथ स्टोर यहाँ पे हुक क्रिएट किया है, तो इसको हम कभी भी हुक्स फोल्डर के अंदर से इंपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, ये जो index.ts होगी इसके अंदर यहाँ पे हम ये वाला जो हुक है उसको एक्सपोर्ट करेंगे। एंड देन जिस भी फीचर को या फिर किसी और फंक्शनैलिटी को यहाँ पे अगर इस वाले हुक की जरूरत पड़ेगी तो वो सीधा इंपोर्ट करेगा इस ऑथ फीचर के यहाँ पे पब्लिक एपीआई से। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं। अभी देखिए, ये जो ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने जो पैटर्न फॉलो की यही वाले सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकती है हमारे यूजर्स फोल्डर के अंदर, यानी कि यूजर्स फीचर के अंदर। कई लोग इस फीचर को यहाँ पे मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि फीचर्स की बजाय मॉड्यूल्स लिखा हुआ मिले, तो वो दोनों ही सेम चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बट अल्टीमेट आइडिया यही है कि सारे जो फोल्डर्स होंगे वो हर एक फीचर के अंदर अपने इंडिविजुअल गोल को सर्व कर रहे होंगे और उसका फीचर के बाहर की फाइल से उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये फीचर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं और हमें किस तरह से इसको अरेंज करना होता है। नाउ फीचर्स के बाद यहाँ पे एक और हमारा इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड फोल्डर। नाउ इसका नाम ही है शेयर्ड,
दैट मीन्स कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो जितने भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हम क्रिएट करेंगे उनके साथ शेयर हो सकती है। मतलब कि यहाँ पे लेट्स से कोई हमने एक ऐसी यूटिलिटी क्रिएट की जिसके अंदर हम यहाँ पे करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे गेट कर रहे हैं, तो वो जो करंट डेट एंड टाइम है वो हो सकता है कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जगह हम यूज करें, तो इसके लिए हम इसको शेयर्ड फोल्डर के अंदर रखते हैं जो कि हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। तो उसके लिए ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी वाली चीज किस फोल्डर में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हो सकते हैं एसेट्स, और इस एसेट्स के फोल्डर में यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं फॉन्ट्स, देन यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं आइकन्स, फिर यहाँ पे हो सकते हैं हमारे पास इमेजेस, फिर यहाँ पे हो सकते हैं जेसन, एंड देन यहाँ पे हमारे पास हो सकती है स्टाइल्स। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा कि एसेट्स यानी कि स्टैटिक एसेट जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर होते हैं जिसमें हम फॉन्ट इमेजेस वगैरह यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एंड अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, और कोई भी फीचर यहाँ पे इसको यूज कर सकता है। नाउ इस शेयर डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक और फोल्डर हो सकता है जो कि है कंपोनेंट्स। अभी ये जो कंपोनेंट है जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट डिफाइंड होंगे जो कि यहाँ पे हर एक फीचर के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट हो सकता है navbar.tsx, देन यहाँ पे लेट्स से हो सकता है हमारे पास प्रोटेक्टेड राउट, और ये भी होगा psx फाइल। तो यहाँ पे अगर हमारी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कोई प्रोटेक्टेड राउट्स है तो इसके अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एंड ये कंपोनेंट हमारे राउटर के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको फीचर्स ही यूज करेंगे, बट ओवरऑल आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ यूज में आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर है वो है हमारा कॉन्फ़िग्स फोल्डर। तो इस कॉन्फ़िग्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एनवायरमेंट्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है जो कि हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर यूज होगी। देन यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर है वो है हमारा कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो कि कभी चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे लेन से हो सकते हैं एरर मैसेजेस .ts। फिर यहाँ पे हमारा जो शेयर्ड फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास एक और डायरेक्टरी हो सकती है जो कि है हेल्पर्स, और ये हेल्पर्स यानी कि कई लोग इसको यूटिल्स भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसी यूटिलिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है डेट टाइम .ts। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो फोल्डर है वो हमारा हो सकता है हुक्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा हुक्स हो सकता है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पे लेट्स से हो सकता है यूज एप स्टोर .ts। फिर यहाँ पे हो सकते हैं इंटरफेसेस, और इस इंटरफेसेस के अंदर हमारे ग्लोबल इंटरफेसेस हो सकते हैं, बेसिकली टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐप इंटरफेस .ts। फिर यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर है उसके अंदर हम यहाँ पे लेआउट्स ले सकते हैं। तो ये जो लेआउट्स हो गए जिसके अंदर हमारे पास हो सकता है यहाँ पे auth layout .dx, देन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है डैशबोर्ड लेआउट .dsx। देन यहाँ पे हमारे पास एक लिप्स फोल्डर हो सकता है। तो ये जो लिप्स फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास हो सकता है API client .ts। तो यहाँ पे हम Axios का इंस्टेंस वगैरह बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एज अ लाइब्रेरी यूजफुल होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर होगा वो होगा हमारा लोकल्स। तो लोकल्स यानी कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट हम देना चाहते हैं तो ये वाला फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर English.json हो सकता है, hi.json हो सकता है यानी कि हिंदी को सपोर्ट करने के लिए। देन यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल स्टोर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है स्टोर्स फोल्डर, और ये जो स्टोर्स फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास फाइल हो सकती है appstore.ps। तो ये मैंने अभी क्या किया आपके लिए यहाँ पे एक हाई लेवल ओवरव्यू यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मैं इसको पूरा कोलैप्स करता हूँ, और अभी देखिए हमारे पास फीचर्स है उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स है। देन यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड फोल्डर है जिसके अंदर सारी शेयर्ड यहाँ पे फंक्शंस होगी। तो कुछ इस तरह से हम जो हमारा एप्लीकेशन होता है उसको यहाँ पे स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और अभी देखिए इसके अंदर कुछ फाइल्स मिसिंग होगी, आई नो, बट मेरा आपको यहाँ पे इंटेंशन ये था कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाओ कि आपको अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और ये वाला जो तरीका है वो बहुत ही स्केलेबल, रीडेबल एंड एफिशिएंट है। तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम ये यूज करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बहुत ही रोबस्ट बनेगा। फिर यहाँ पे एक और फाइल हमने मिस कर दी जो कि मैं अभी ऐड कर देता हूँ अगर इतना बनाया ही है तो, जो कि हमारी router.tsx। तो हमारा यहाँ पे ग्लोबल राउटर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज
यूज कर सकते हैं। और अगर हम चाहे तो ये वाला जो index.css है उसको यहाँ पे मूव करके यहाँ पे ये जो एसेट्स फोल्डर हमने क्रिएट किया था ये स्टाइल्स वाला, इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसको मैं सिंपली यहाँ पे गिट के अंदर कमिट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी फाइल्स यहाँ पे डाल देता हूँ .git कीप करके, जिससे ये फोल्डर से वो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे पुश हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे git add dot, देन यहाँ पे करेंगे git commit -am और यहाँ पे करेंगे फिट स्क्रीमिंग आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अभी हमें मस्त एरर मिल चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे npm run फॉर्मेट फिक्स, बिकॉज इसके अंदर फॉर्मेटिंग के कुछ इश्यूज है, तो इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और अभी वापस से करेंगे git add dot, देन यहाँ पे करेंगे git commit। तो हमारा ये कमिट सक्सेसफुल हो चुका है। और नाउ अभी हम करेंगे git push origin master। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो का जो पर्पस था वो हमने फुलफिल कर दिया है। और अभी मैं क्या करूंगा, आपको मिलता हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी करो।